कि मैंने पहले भी टीवी चैनल्स में भी बोला है, कई जगह बोला है, डोनाल्ड ट्रंप एक मानसिक रोगी हैं और मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। अगर ये देखा जाए तो ये अमेरिका की गलत जाती थी, अन्याय था ईरान के खिलाफ। मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ, मैं कोई ईरान का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं खामनेई का समर्थक हूँ। ये जो ऑपरेशन पूरा था, ये मोसाद और नेतन्याहू का ब्रेन चाइल्ड था और ये ऑपरेशन जैसे प्लान हुआ था मोर और लेस वैसे ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका के तोते उड़ गए, ट्रंप के तोते उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। और अमेरिका ये चाहता है कि ऑयल और गैस पे उसका अधिकार रहे। वेनेजुएला का भी जो उसने ऑपरेशन किया वो इसीलिए किया था, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। फिर ईरान ने एक बहुत बेवकूफ़ी वाला कदम लिया, गैर जिम्मेदाराना और बचकाना कदम लिया जो रणनीतिक रूप से सही नहीं था। उन्होंने सोचा हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दें और उसको यूएई को दे दो और जिससे फर्दर और ऑयल और गैस पे अमेरिका का कंट्रोल रहे। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। अमेरिका ने अब नाटक करना शुरू किया, छोटे छोटे जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बोलना शुरू किया कि तुम आओ अपनी नेवी भेजो। 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी और ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि वही डोनाल्ड ट्रंप अब पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सीज फायर हो गया है। वही डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर बहुत खुश हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छी बातचीत हो रही है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ हफ्ते पहले, आप ऐसा कहिए कि कुछ हफ्ते पहले कह रहे थे कि ईरान से कोई बातचीत ही नहीं होगी, अब वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये 24 घंटे में पूरा सीन कैसे बदला, इसे ही समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज़ में। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये 24 घंटे में जो बदलाव आया, इतनी तेजी से मौसम भी नहीं बदलता है जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप बदले हैं। देखिए, मैं इंटरव्यू की शुरुआत में ही एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैंने पहले भी टीवी चैनल्स में भी बोला है, कई जगह बोला है, डोनाल्ड ट्रंप एक मानसिक रोगी हैं और मैं उनके सख्त खिलाफ हूं और मैं अमेरिका के भी सख्त खिलाफ हूं। साथ ही साथ जो अमेरिका ने ईरान पे इस समय जो लड़ाई जिस तरह से की, मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। मैं कोई ईरान का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं खामनेई का समर्थक हूँ। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये अमेरिका की गलत जाती थी, अन्याय था ईरान के खिलाफ। अब विद दिस मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कोई मुझे बोले कि नहीं ये अमेरिका का पक्ष ले रहे, कुछ नहीं। मैं एकदम सत्य बात बोलूँगा। देखिए, चेंज कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है। ये जो ऑपरेशन पूरा था, ये मोसाद और नेतन्याहू का ब्रेन चाइल्ड था। नेतन्याहू और मोसाद ने इजराइल में इस पूरे ऑपरेशन को डिज़ाइन किया। ट्रंप को बुलाकर ट्रंप को समझाया, ट्रंप से बात करके ट्रंप को समझाया कि अमेरिका का इसमें कैसे लाभ होगा और ये ऑपरेशन जैसे प्लान हुआ था मोर और लेस वैसे ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका के तोते उड़ गए, ट्रंप के तोते उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक बड़े साई ऑप्स, एक प्रोपोगेंडा मिशन का हिस्सा है। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हम भले ही सिविल फील्ड में हमको लगता हो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई हैं, बैटरी आ गया है, अनकन्वेंशनल सोलर सिस्टम आ गया, ये सब लगता है, लेकिन मिलिट्री पार्लेंस में ये बात सच है कि अगर आपको टैंक रखने हैं, आपको रॉकेट रखने हैं, आपको एयरफोर्स रखनी है, आपको स्पेस फोर्स रखनी है, तो ऑयल और गैस पे आपको कंट्रोल चाहिए। अभी भी बैटरी से ये सब काम नहीं हो पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता 40-50 साल तक हो पाएंगे, जबकि मेरी कंपनी खुद एडवांस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ के साथ काम कर रही, मैं खुद उसमें इनोवेटर हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ऑयल और गैस का क्या महत्व है मिलिट्री पार्लेंस में, और अमेरिका ये चाहता है कि ऑयल और गैस पे उसका अधिकार रहे। वेनेजुएला का भी जो उसने ऑपरेशन किया वो इसीलिए किया था, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। ईरान का जो ऑपरेशन था वो भी प्राइमरी उसका एम, मिलिट्री में जब भी कोई हम ऑपरेशन करते हैं या लीको करते हैं, लिमिटेड इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, तो उसके कुछ प्राइमरी एम होते हैं, कुछ सेकेंडरी एम होते हैं। सेकेंडरी एम सिचुएशनल होते हैं कि अगर संभव हुआ तो ये कर लेंगे, अगर संभव हुआ तो ये कर लेंगे, लेकिन एक प्राइमरी एम होता है। तो प्राइमरी एम इसका था, इट वॉज ए RCO यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन। उसको सिर्फ खामनेई को बदलना था, खामनेई को मारना था। इसीलिए आपने देखा इजराइल ने इसका नाम क्या रखा, लायंस रोर, यानी लायन की गुर्राहट, लायन का अटैक नहीं रखा। अगर उसको पूरा ईरान ख़त्म करना ही उसका प्राइमरी एम होता तो वो ऐसा नाम रखता। वो क्लियर है कि उसमें रिजीम चेंज करना था। अब हुआ ये कि इन्होंने जब अटैक किया, 1.5 दिन में खामनेई को मार दिया। खामनेई को मारने के बाद अगर अमेरिका अपने मतलब का
एक लीडर वहाँ पर रखवा पाती तो वो युद्ध वहीं रुक जाता। लेकिन चूंकि ईरान में इन्होंने 2 दिन के अंदर टॉप 40 ऑफिशियल्स, टॉप लीडरशिप मार दी थी, तो इनकी ईरान की टॉप लीडरशिप को तो थोड़ी बहुत बुद्धि रही भी होगी। जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है वो पूरी कठमुल्ले हैं, वो पागल हैं। तो उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिया और हिजबुल्ला इन्वॉल्व हो गया। अब जब आपने देखा होगा दूसरे तीसरे दिन हिजबुल्ला ने रॉकेट से हमले किए इजराइल के ऊपर। जब हिजबुल्ला इन्वॉल्व हुआ तो इनका सेकेंडरी एम सामने आ गया कि हो सके तो हिजबुल्ला को ठिकाने मार दो। तो इन्होंने अगले 2-3 दिन हिजबुल्ला के सारे ठिकाने नेस्त नाबूद किए। तब तक फिर इन्होंने ईरान की एयरफोर्स को ग्राउंड पे ही मार दिया। आज तक ईरान एक भी सॉर्टी नहीं उड़ पाया, ईरान एयरफोर्स, और ना ईरान ने युद्ध डिक्लेयर किया अभी तक। ठीक है, ईरान ने खुद वॉर डिक्लेयर नहीं किया और लोग समझ रहे हैं वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, जब उसने खुद ही वॉर नहीं डिक्लेयर की। तो उसके बाद दूसरी गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने अमेरिका के बेस वाले 7-8 देशों पे हमला कर दिया। उससे क्या हुआ, वो 7-8 देश जो हैं उसके पूरे विरोधी हो गए और अमेरिका को मौका मिल गया, इजराइल को मौका मिल गया कि भाई इनको और मजा चखाओ, इनके मिलिट्री बेस नष्ट करो। तो अगली वेव्स में उन्होंने मिलिट्री बेसेस और इनके परमाणु बेसेस नष्ट करना शुरू किया, जो उनका एक सेकेंडरी एम था कि भाई हो सकेगा तो ये भी कर देंगे। फिर ईरान ने एक बहुत बेवकूफ़ी वाला कदम लिया, गैर जिम्मेदाराना और बचकाना कदम लिया, जो रणनीतिक रूप से सही नहीं था। उन्होंने सोचा हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दें, पूरी दुनिया में दिक्कत पैदा होगी, दुनिया अमेरिका से बोले कि लड़ाई बंद करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया, अमेरिका के हाथ में जैकपॉट आ गया, क्योंकि अमेरिका का एक और इसका सेकेंडरी एम ये था कि अगर हो सके तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे कब्जा कर लो और उसको यूएई को दे दो, और जिससे फर्दर और ऑयल और गैस पे अमेरिका का कंट्रोल रहे। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। अमेरिका ने अब नाटक करना शुरू किया, छोटे छोटे जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बोलना शुरू किया कि तुम आओ, अपनी नेवी भेजो। जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1979 में, वो खुद हैरी ट्रूमैन ने बनवाया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डला हुआ है कि आप मेनलैंड से दूर जाके हम नहीं लड़ेंगे कभी। तो वो कैसे आ जाएगा, क्या पता नहीं है? पता है अमेरिका को। ऑस्ट्रेलिया की जो अंजूस की संधि हुई है उसमें वो कहता ही नहीं है कि हम तुम्हारे साथ बाहर आके लड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे देश मना कर दिया। ये नाटक था, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो पूरे वर्ल्ड को कह रहा हूं कि जो क्राइसिस ईरान पैदा कर रहा है उसमें आओ मदद करो, कोई मदद नहीं कर रहा। तो कल को हमें ही इसमें डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका अगर सीधे सीधे ईरान का एनिहिलेशन कर देगा, कब्जा कर लेगा, तो फिर एक वर्ल्ड क्राइसिस और जो नोबेल पीस प्राइज चाहता है ट्रंप, वो उसको नहीं मिलेगा। तो वो तो ये दिखाना चाहता है कि भाई हमने तो सबसे बोला, जब सारी दुनिया त्राई त्राई कर रही थी, कोई नहीं आया, तो अमेरिका ने बड़े भाई की तरह, वर्ल्ड लीडर की तरह जिम्मा लिया और खुद जा करके दिस इज ए डर्टी जॉब बट समवन हैज़ टू डू दिस डर्टी जॉब, तो हमने ये किया और पूरी दुनिया के ऑयल गैस संकट को दूर किया। वो ये नैरेटिव चाहता था। ईरान के कठमुल्ले वो मूर्ख हैं, वो यही नैरेटिव कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हारमूज में अपने पूरे नौसेना तैनात कर दी। फिर ईरान ने गलती क्या की कि ईरान ने डियागो गार्सिया पे हमला कर दिया। डियागो गार्सिया में हमला करके सारी दुनिया का मीडिया चला रहा है कि 4,500 किलोमीटर की मिसाइल मार दी, अमेरिका हिल गया, डर गया। मुझे तो लगता है अमेरिका पैसे देके मीडिया से चलवा रहा है, क्योंकि फ़ायदा इसमें अमेरिका का है। हुआ ये कि डियागो गार्सिया जहाँ पे अटैक किया ईरान ने, वो तो ब्रिटेन की प्रॉपर्टी है, और जो वहाँ बेस था वहाँ तो मीगर रिसोर्स, बहुत कम रिसोर्स थे अमेरिका के, कोई खास नुकसान नहीं हुआ उसको, और इन्होंने इंटरसेप्ट भी नहीं किया। ये मानना कि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं, अरे डियागो गार्सिया के ऊपर मिसाइल तो भारत इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी के लिए अगर बोला जाएगा भारत से या श्रीलंका से या किसी और देश से कि आप हमें थोड़ा एयर डिफेंस प्रोवाइड कर दो, तो ह्यूमैनिटी के नाम पे हम करेंगे, सबको करेंगे। ये तो पॉलिसी होती है हर देश की कि मानवता की रक्षा के लिए तो हम डिफेंसिव तो हम दे ही सकते हैं कि हम मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन बचा लेंगे, ढाल दे देंगे तुमको। तो चलिए, तो उसका एम तो वो चाहता था बम गिरे वहाँ पर, और बम गिरने के बाद क्या हुआ, आज जो है सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर फ्रिगेट, वो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन ने भेज दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे नेवी क्यों भेजी? आप ये सोचिए कि क्या बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के पास नहीं है? उससे ज़्यादा बड़ी हैं। ब्रिटेन के पास नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स तो इजराइल के पास भी हैं। अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, बैलिस्टिक मिसाइल मार देते। नहीं, वो उसके बहाने से हार्मूज में गोलबंदी बढ़ाना चाहता है। अब ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में।
अब इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा होगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्राइसिस जितनी ज़्यादा चलेगी ईरान का उतना ज़्यादा नुकसान है, अमेरिका का उतना फ़ायदा है। अब बातचीत की बात पे आते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था। अगर 1.5 दिन में मार के अगर ईरान में एक अपने मतलब की सरकार, जैसे रज़ा पहलवी वो प्रो अमेरिकन है, शाह का बेटा, तो वैसे लोग अगर बैठा देते, अगर ईरान उसको मानता, अमेरिका का गुलाम बैठा देता राजा के तौर पे, तो ये वॉर वहीं रुक जाती। अब मुझे लगता है कि अब जो बातचीत का दौर चलेगा, उस बातचीत के दौर पे कहीं ना कहीं प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने की बात होगी। क्योंकि देखिए, जब पहली लीडरशिप को मैं मान सकता हूँ वो इस्लाम के लिए बड़ी कट्टर थी और वो बिकने वाली नहीं थी। ईरान की जो लीडरशिप थी, गलत थे सही थे वो तो हम जानते ही हैं वो क्या थे, लेकिन अपने मजहब के लिए वो बड़े कट्टर थे। वो पैसे से बिकने वाले लोग नहीं थे। खामनेई जैसे लोगों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, वो बड़े अपने मजहब के प्रति बहुत दमदार लोग थे। लेकिन पहली लेयर ऑफ लीडरशिप मार दी, दूसरी लेयर ऑफ लीडरशिप मार दी, तीसरी लेयर ऑफ लीडरशिप मार दी। अब तो जो आए वो बिकाऊ है ना, तो अब अमेरिका अपने डॉलर की ताकत दिखाएगा। तो मुझे लगता है अब अगर बातचीत जो होनी है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के मतलब की सरकार आएगी, और अगर अमेरिका के मतलब की सरकार आ गई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वैसे ही अमेरिका का कब्जा हो गया। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसी बहाने अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बहाने कि भारत बड़ा कमज़ोर पड़ गया। देखो, श्रीलंका की तारीफ़ कर रहा है ईरान। एक वीडियो आया है जिसमें ईरान तारीफ़ कर रहा, कह रहा है कि वो अपने मित्र श्रीलंका की मदद करेगा, जबकि भारत ने इतना बड़ा दिल नहीं दिखाया ईरान के लिए। इस पूरे वॉर में हमने ये देखा है, आज की तस्वीरें सामने है कि कश्मीर में लोग अपने सोने के कंगन, गहने दे रहे हैं ईरान को, यहाँ के कुछ जो शिया मुसलमान हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है भारत की जो नीति है बिल्कुल सही है। भारत इस वॉर में जिस तरह की नीति अपना रहा है, हमारी वही रीत नहीं रही है। हम गुटनिरपेक्षता की नीति में हम किसी का फॉलो नहीं करते, किसी का तरफदारी नहीं करते, और इस समय भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही नीति है, उसे बिल्कुल भी इंटरवीन इसमें नहीं करना है। निंदा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कर दी, निंदा ये भी कर दी कि भाई इस तरह अशांति नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें कर दी, लेकिन बिल्कुल सही नीति है। डिप्लोमेटिकली भारत को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका का नाम नहीं लिया, निंदा तो कर दिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, इजराइल का नाम नहीं लिया। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मैं इस सरकार की सारी नीतियों के सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो बात सही है वो सही है। बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही किया है। इसमें कूदना ही नहीं है, इस लड़ाई में किसी भी तरफ पड़ना ही नहीं है, ना अमेरिका की तरफ ना इजराइल की तरफ, क्योंकि हमको इससे खास मतलब नहीं है। कोई भी जीते दोनों में से, अगर अमेरिका भी जीत जाता है तो अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, यस, अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा तो हम पे प्रेशर बढ़ेगा, यस। लेकिन अगर ईरान भी जीतता है और ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो भी ईरान कोई भारत के लिए अच्छी राय नहीं रखता, हम सब काफ़ी ही हैं उनके लिए। और यहाँ पर जो प्रदर्शन और जो चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली वो इस्लाम की वजह से हो रही हैं, वो मुसलमान का साथी की वजह से हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एज ए कंट्री कोई ईरान का साथ दे रहा हो। वही क्रिश्चियन कंट्री होती ईरान तो क्या ऐसे लोग जेवर बेचते? तो मुझे लगता है इसमें इमोशंस नहीं, जो सरकार कर रही है इमोशन लेस होकर के बिल्कुल सही काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ना तो इसमें ईरान जीता है और ना ही अमेरिका हारा है। ये जो सीज़ फायर है इसमें पूरी तरह फ़ायदा अमेरिका का ही दिख रहा है, और शायद अमेरिका जो सबसे बड़ा निगोशिएटर बनने की कोशिश कर रहा था वो इस कोशिश में कामयाब हो गया है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा।